अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं। आज उसी सिलसिले का अगला टॉपिक है इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। गेट रेडी स्टूडेंट्स। फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक मीडियम है और ये मीडियम डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम वो होता है जो घना होता है, जो ज़्यादा डेंस होता है, जैसा कि वाटर है, ग्लास है। एयर और वैक्यूम जो है ये रेयर मीडियम होते हैं। ग्लास, वाटर, ये डेंसर मीडियम है। तो फर्ज कीजिए कि हमारे पास सपोज वी हैव अ डेंसर मीडियम और एक है हमारे पास रेयर मीडियम। अब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल से परे बेंड हो जाएगी, यानी नॉर्मल से दूर हो जाएगी। क्योंकि जब डेंसर मीडियम से लाइट रे रेयर मीडियम में जाती है तो दैट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये देखें कि नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई है। इस सूरत में जो एंगल आर होगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट से। व्हेन लाइट रेज enter from denser medium to the rare medium, they bend away from the normal। तो नॉर्मल से परे बेंड हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट से ग्रेटर होगा। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? अब हम क्रिटिकल एंगल के बारे में सीखते हैं, समझते हैं कि क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है डेंसर मीडियम, इसमें एक इंसिडेंट रे है, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट हुई है, तो नॉर्मल से बेंड हो गई है अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये है नॉर्मल। तो आप देखें ये एंगल, एंगल आई, ये स्मॉलर है और एंगल आर ये ग्रेटर है। ठीक, डेंसर मीडियम से लाइट रे रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट हुई है, तो एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल आर। अब अगर हम इस एंगल आई को बढ़ा दें, इसको थोड़ा ज़्यादा कर दें, तो फिर क्या होगा, आप देखें तो ये जब हमने एंगल आई को बढ़ाया तो एंगल आर मज़ीद बड़ा हो गया। एंगल आई को बढ़ाएंगे तो एंगल आर और बड़ा हो जाएगा। अब अगर एंगल आई को और हम बड़ा कर दें, मज़ीद बड़ा कर दें, तो फिर क्या होगा। अब आप देखें हमारे पास एक एंगल आर है, वो इक्वल टू 90 डिग्री आ गया है। यानी एंगल आई को हमने इतना बढ़ा दिया है कि एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल आ गया है। तो ऐसी सूरत में ये जो एंगल आई है, जिसके रेस्पॉन्स में ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके रेस्पॉन्स में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। फर्ज कीजिए कि ये 45 है और ये 90 आया है, तो ये 45 डिग्री का जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? When angle of incidence increases, the angle of refraction also increases। ये हमें पता है कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। When angle of incidence increases so that its corresponding angle of refraction becomes equal to 90 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके बदले में, जिसके रेस्पॉन्स में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आया है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है और उसे C से जाहिर करते हैं। व्हेन एंगल ऑफ
incident increases so that its corresponding angle of refraction becomes equal to 90 degree. This value of angle of incidence is called critical angle. ठीक है, यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके रेस्पॉन्स में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो उसको समझने के लिए फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक डेंसर मीडियम है और एक रे हमारे पास डेंसर मीडियम से जा रही है, रेयर मीडियम में जाना था इसने, ये नॉर्मल है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो है वो हमने बढ़ा दी है क्रिटिकल एंगल से। फर्ज कीजिए कि क्रिटिकल एंगल जो है वो 45 था, तो हमने उसको बढ़ा के 50 कर दिया या 60 कर दिया। तो अब क्या होगा? अब ये जो रे है जो पहले रिफ्रैक्ट हो रही थी, वो बजाय रिफ्रैक्ट होने के वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई है। कब? जब इंसिडेंट एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देते हैं, तो ये जो लाइट रेज हैं वो बजाय इसके कि वो बाहर रिफ्रैक्ट हो, वो डेंसर मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाती हैं। तो इस चीज़ को, इस जो फेनोमेना है उसे हम कहते हैं इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे बात समझ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देते हैं, क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाती है, तो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब यहाँ क्रिटिकल एंगल, हम जिसके रेस्पॉन्स में एंगल 90 होता है ना, वो क्रिटिकल एंगल होता है। तो जब हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 9 बढ़ा देंगे तो ये भी तो 90 से बढ़ जाएगी। जब ये 90 से बढ़ जाएगी तो ये रिफ्लेक्शन के बजाय, रिफ्रैक्शन के बजाय वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगी। If we increase the angle of incidence so that the corresponding angle of refraction becomes greater than critical angle, the light rays reflect back into the denser medium. The reflection of the light rays back into the denser medium is called total internal reflection. ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाती है तो रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है। ये जब रिफ्लेक्शन शुरू होती है इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो गई है। अब ये इस गिलास के अंदर पानी है, वाटर है, तो ये जब हमने इसको क्रिटिकल एंगल से लाइट रे को बढ़ा दिया तो इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो गई। इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये बहुत अहम है आजकल के दौर में, इसका यूज़ है। We can calculate the refractive index of a medium by using the formula। ये क्रिटिकल एंगल का फार्मूला यूज़ करके हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए जो फार्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = 1/sin c। c से मुराद क्रिटिकल एंगल। और अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो हम क्रिटिकल एंगल मालूम कर सकते हैं। वी कैन आल्सो कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल बाय यूजिंग फार्मूला sin c = 1/n। तो हम क्रिटिकल एंगल अगर मालूम है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं, और अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो हम क्रिटिकल एंगल मालूम कर सकते हैं। ये आजकल की जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसमें हम यूज़ करते हैं इस टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होती है उसको। द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं आजकल, इंटरनेट हैं, टेलीफोन है, ये जो केबल्स हैं, ये सारे
ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। पहले कॉपर की तार इस्तेमाल हुआ करती थी, अब ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल होती है। और ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो उसूल है वो इस्तेमाल होता है। इसके बारे में इन डिटेल इंशाल्लाह हम आइंदा के लेसन में पढ़ेंगे। तो ये था आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ गया होगा। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Okay, let's dive right into this. Welcome to today's explainer. Today we're going to explore a truly fascinating concept from the world of physics. It's really the journey of a single light ray pushing the absolute boundaries of how it behaves when moving through different physical spaces. We're going to look directly at the mechanics and, honestly, the precise, beautiful geometry of total internal reflection. So right off the bat, can light actually be perfectly trapped inside a medium? To answer this, I want you to imagine our main character here. It's a single light ray traveling inside a denser medium, speeding right toward a boundary and attempting to break out into a rarer medium. What happens at that exact boundary between the dense and the rare is exactly what we're going to unpack today. Section 1. The bending of light, the rules of the game. Now, to establish our baseline behavior, let's just look at the first rule. When that light ray attempts to exit the denser medium, it doesn't just travel in a perfectly straight line, right? It bends away from the normal line. Mathematically, this means the angle of refraction is literally always strictly greater than the angle of incidence. The angle it makes as it enters the rare medium is just wider than the angle it made when it was approaching the boundary. And honestly, this simple inequality is the engine for everything that follows. Section 2. Pushing the angle, building the tension. Let's move along and see how this builds, because what happens if we don't settle for that initial angle? We already know the light bends away. But if we actively increase the angle of incidence, really tilting that incoming ray further, the physics dictates a proportional reaction. You push the incoming angle wider, the outgoing angle pushes even wider. It's a geometric dance, and it points us toward a massive 90-degree threshold, which ultimately sets the stage for total reflection. But hey, let's not rush the ending. Let's zoom in closely on that precise transition point. Section 3. The critical angle, the breaking point. All right, we are now approaching the absolute limit of refraction, 90 degrees. If we just keep increasing that angle of incidence, the angle of refraction is forced to widen so much that it hits exactly 90 degrees. Actually, as a quick aside, you'll sometimes see this funny typo in raw physics notes where this is written out as 900. But geometrically for sure, we are talking about a perfect right angle. The ray is now skimming completely flat along the boundary between the two mediums. Literally, it cannot bend any further without snapping. So, the crucial point is this exact angle of incidence that triggers that 90-degree refraction has a specific name. It's the critical angle, and it's denoted simply by the capital letter C. It is the absolute ultimate threshold. It's the maximum limit where light is still, technically speaking, refracting and just barely escaping the denser medium. Section 4. Total internal reflection, the reversal. And this brilliantly illustrates the big moment. We've reached the breaking point at C. So what happens if we dare to increase the angle of incidence even further than that? Well, the light ray has literally nowhere else to go. It can no longer refract. Instead, the boundary acts like a perfect mirror, and the light reflects completely back into the denser medium. Any and all light rays hitting beyond that critical angle are perfectly trapped, no way out. This absolute geometrical reversal is total internal reflection. The rare medium is entirely denied the light. Which leaves us with this final, kind of mind-bending thought. If something as incredibly fast and pervasive as light can be perfectly trapped by its own angles, completely bound within a denser medium simply by hitting a critical mathematical limit, well, what other invisible geometric boundaries govern the physical world around you right now? Just think about how these invisible rules shape everything we see, from fiber optic cables carrying our internet to a simple, beautiful reflection in a pool of water. Thanks so much for joining me on this explainer today, and keep questioning the fascinating physics of your everyday environment.